टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स का। उसमें जीएसटीआर 1 है, उसमें हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की। इसमें जो हम सेल्स कहते हैं बेसिकली उनके बारे में बात करते हैं। ये रजिस्टर्ड पर्सन और सीआरपी सीटीपी भी कहते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसकी बात हम चैप्टर जो रजिस्ट्रेशन का है उसमें करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट होती है फाइलिंग की वो 11th होती है, जीएसटीआर 1 की 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ की। और इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्वार्टरली होती है, या फिर इस पर क्यूआरएमपी स्कीम का भी हमें ऑप्शन आता है, इसकी और अलग से बारे में बात करेंगे। फिर इसकी जो पेमेंट ऑफ टैक्स होती है वो भी मंथली बेसिस पे 11th को ही होता है। फिर इसके 11th इसके एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि सप्लायर जो है वो जब जीएसटीआर 1 फाइल करता है, जो उसका रिसिप्टेंट है, जो हमारा बायर है जो हमसे सामान खरीद रहा है, उसकी जो जीएसटीआर 2 भी है वो अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। मतलब उसे अपनी जीएसटीआर 2 उसकी जीएसटीआर 2 में जो हमने अपनी जीएसटीआर में सेल्स फाइल की है वो बायर की परचेजेस में अपने आप दिखाई देने लग जाता है जीएसटीआर 2 में। उसके बाद हम बात करते हैं नो ट्रांजेक्शन इन करंट मंथ। अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है इस मंथ में तो हमें तब भी निल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ये कंपलसरी है। और इसको फाइल करने के लिए हम एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं, और इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ओटीपी का यूज़ कर सकते हैं। फिर एचएसएन नंबर होता है, ये हम इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें अगर तो टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो बिज़नेस टू बिज़नेस अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 4 डिजिट मैंडेटरी होता है, और अगर हम बिज़नेस टू कस्टमर कर रहे हैं तो ऑप्शनल 4 डिजिट उसमें मैंडेटरी, इसमें ऑप्शनल। और अगर तो मोर देन 5 करोड़ है तो चाहे वो B2B हो या P2C हो, 6 डिजिट का HSN नंबर बनता है। फिर बात करते हैं जो कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्लिप बनती है, जो आउटवर्ड सप्लाईज की होती है, उसकी हम कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर सकते हैं। अब जो B2B होता है वो बेसिकली रजिस्टर वर्सन होता है, और B2C होता है वो URP होता है। जैसे हमने ये पीछे यहाँ पे HSN में पढ़ा कि जो ये B2B है ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन को 4 डिजिट मैंडेटरी अगर उसकी 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ तक की टर्नओवर है। और B2C अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए ऑप्शनल है। पर अगर तो उसकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो मैटर नहीं करता, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, उसको 6 डिजिट का HSN नंबर देना पड़ता है। उसके बाद कंसोलिडेशन, अगर तो हम रजिस्टर्ड पर्सन की कंसोलिडेशन की बात करें तो इनवॉइस वाइज वो कंसोलिडेट नहीं हो सकती, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो। बट अगर वहीं हम बात करें अनरजिस्टर्ड पर्सन की तो पहले बात करते हैं इंट्रास्टेट की। अगर तो वो इंट्रास्टेट है तो वो कंसोलिडेट हो जाती हैं। बट अगर वो इंटरस्टेट है तो अब पहले हम उसका अमाउंट चेक करेंगे, और अमाउंट चेक करने के बाद उसे इन्वॉइस वाइज वैल्यू ऑफ ईच इन्वॉइस, इसमें अब हर इन्वॉइस का वैल्यू देखनी है ट्रांजेक्शन की। ऐसे नहीं कि उस स्टेट के कितने ट्रांजेक्शन है, बल्कि ये कि उस एक इन्वॉइस का क्या प्राइस है। अगर तो वो एक इन्वॉइस जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू 1 करोड़ 1 करोड़ क्या हो 1 लाख है तो हम उसे स्टेट वाइज कंसोलिडेट कर देंगे। बट अगर वो मोर देन 1 लाख है तो हम उसे इन्वॉइस वाइज ही रखेंगे, हम उसे स्टेट वाइज कंसोलिडेट नहीं कर सकते। इंट्रा में हम कंसोलिडेट करेंगे ही करेंगे, और इंटर स्टेट में हम तभी कंसोलिडेट करेंगे, स्टेट वाइज कंसोलिडेशन करेंगे तभी अगर तो 1 लाख से नीचे है या फिर 1 लाख है। अगर जैसी वो 1 लाख की लिमिट क्रॉस करती है हम उसे इन्वॉइस वाइज कर लेते हैं और कंसोलिडेट नहीं करते हम उसे। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। इसमें कोई हम रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बट हम इसमें एक अमेंडमेंट टेबल करके ऑप्शन गिवन है। हम इसमें अमेंडमेंट टेबल में जिस मंथ में हमें मिस्टेक अपनी कोई हमें ओमिशन हुई है, कोई एरर का रियलाइज़ हुआ है, उसी मंथ के अंदर अंदर हम अमेंडमेंट टेबल को फाइल कर सकते हैं। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो सेम है क्रेडिट नोट डेबिट नोट आईटीसी वाली। इसकी टाइम लिमिट अर्लियर ऑफ है कि 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो एक्चुअल डेट है, यहाँ पे ड्यू डेट आएगा एक इन्वॉइस वाले चैप्टर में, बट हम यहाँ पे एक्चुअल डेट की बात कर रहे हैं। अगर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये हमें क्वेश्चन गिवन होएगा क्वेश्चन में। उसके बाद जी एस टी आर 3 भी समरी होती है GSTR आउटवर्ड सप्लाईज की, GSTR 1 जो कवर करता है। फिर इनवर्ड सप्लाई जो हमने परचेजेस की हैं, ये हमारी हो गई सेल्स, ये हमारी हो गई परचेजेस। ये RCM सप्लाई, इसका अलग से चैप्टर है। उसके बाद एलिजिबल ITC जो हमें मिलेगा और जितनी हमें टैक्स की पेमेंट करनी है।
अब ये फाइल कौन कौन करता है? ये रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, ये जो TDS टैक्स डिडक्टेड शोज कर रहा है वो फाइल नहीं करता। ISD इनपुट सर्विस जो इनपुट सर्विस दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर है वो फाइल नहीं करता। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल नहीं करता। कंपोजिट टैक्स पे है, ये कंपोजिशन का जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है वो फाइल नहीं करता। इनकी GSTR 4 होती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ECO ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो फाइल नहीं करता। OIDAR वाले भी फाइल नहीं करते। और इससे हमें कंप्यूटेशन, ये इसी के साथ है, कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी पेमेंट ऑफ टैक्स में। तो अब इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसकी 11th थी, इसकी 20th है। इसकी पेमेंट भी मंथली 20th को ही फाइल होती है। वही नील रिटर्न सेम कि OTP से ऑथेंटिकेट करो, SMS से वो करो। अब इसमें भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन कर सकते हैं। इसकी टाइम लिमिट सेम वही है 30 नवंबर वाली, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉट ड्यू डेट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। और जो रेक्टिफिकेशन है वो नोटिस होने चाहिए। और एक्सेप्शंस है कि हम रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे जब ओमिशन जो है वो डिस्कवर हुआ है किसी स्क्रूटनी के टाइम पे, कोई ऑडिट हो रहा था कंपनी का उस टाइम पे, किसी इंस्पेक्शन के अंदर, या फिर कोई टैक्स अथॉरिटी ने तुम्हारा वो एरर या ओमिशन जो है वो डिस्कवर किया है। तो इसमें रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं होती, इसमें हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर जो GSTR बने हैं ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करता है कि अलाउ रजिस्टर्ड पर्सन टू अपडेट। इसमें अपडेट कर सकते हो तुम डिटेल्स को GSTR 1 की। इसमें एरर वाली ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है बेसिकली। इसमें अगर तुम्हें कोई स्लिप तुम भूल गए हो, कोई ओमिशन हो गया है, या फिर जो तुम्हारी डिटेल्स थी तुम उसे रेक्टिफाई करना है, तो तुम उस डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो उस GSTR 1 को। अब इसकी ड्यू डेट क्या होती है? इसकी ड्यू डेट होती है GSTR 1 के बाद और बिफोर GSTR 3 भी, मतलब 11th और 20th। 11th होती है इसकी रिटर्न फाइलिंग डेट, इसकी 20th होती है, इनके बीच में इसे फाइल करना पड़ता है हमें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमने देखा था, वो हम फाइल कर सकते हैं 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उन दोनों के अर्लियर टाइम पीरियड पे। बट हमें GSTR 1A, जो 1A की बात कर रहा है, वो 11th और 12th इनके बीच के डेट में हमें इसे फाइल करना पड़ता है। और जो इसका बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर को मिलेगा। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सप्लायर को ही मिलेगा। सेव उसका कोई इंटरेस्ट सेव होता है, ये हम पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स में इंटरेस्ट की बात होती है। फिर GSTR 2 भी जो है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। हाँ, GSTR 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि GSTR 1 जैसे ही हम फाइल करते हैं तो रिसिप्टेंट की GSTR 2 भी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। पर रिसिप्टेंट की इस केस में जब GSTR 1A में जो हमने इनवॉइस रेज करी है, फाइल करी है, वो रिसिप्टेंट की GSTR 2B में सेम मंथ में शो नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट मंथ में शो होगी। मतलब समझ लो अगर हमने 11th मंथ हमने मे की फ़ाइल की है 11th जून को, ठीक है। अब 11 जून के बाद हमने GSTR 1A फाइल की है समझ लो 16 जून को। अब जो 16 जून को हमने ये फाइल की है, तो इसमें जो हमने इनवॉइस रेज की है ना, वो अगर तो हम GSTR 1 में ही फाइल करते तो जून में ही हो जाती, जून में ही ऑटो पॉपुलेट होकर शो हो जाती। बट ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में। इस केस में हम फाइल GSTR मतलब GSTR 1A में उसकी इनवॉइस तो फाइल कर रहे हैं, बट जो उसका ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR BP में होगा वो उसका जुलाई में होगा, ना कि जून में। उसका जुलाई में ऑटो पॉपुलेट होके शो होएगा। ऑटो पॉपुलेट होता है बट वो और 1 महीने बाद ऑटो पॉपुलेट होता है उसकी GSTR 2B में। उसके बाद कुछ पर्सन हैं वो डिबार्ड है, उन्हें अलाउड नहीं है GSTR 1A फाइल करना। जब उसने GSTR 1 ने प्रीवियस मंथ की फ़ाइल ना की हो, उसने GSTR 3 भी फाइल ना की हो प्रीवियस मंथ की। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी आएगा कि उसने रूल 10A बैंक डिटेल्स जो हैं वो नॉट फुलफ़िल करी हैं, वो उसने फुलफ़िल नहीं कर रखी। और जो हमारी बैंक डिटेल्स पार्ट भी होता है वो फाइल करना पड़ता है हमें अर्लियर ऑफ हमें फाइल करनी पड़ती है ड्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न, फर्निशिंग रिटर्न। या तो हमें जब भी हमें रिटर्न फर्निश करनी है उसकी ड्यू डेट से पहले, या फिर जब हमें ग्रांट ऑफ 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
जब भी हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके विदिन 30 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर तो हमें कोई वो इंटीमेशन मिला है 88C या फिर 88D के बीच में। 88C बात करता है कि हमारा डिफरेंस है GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में, या फिर हमारा डिफरेंस है GSTR 2B या फिर GSTR 3B के बीच में। सिस्टम जनरेटेड नोटिस होता है ये, उसके अंदर हमें या तो पे करना पड़ता है या फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि हमने पे क्यों नहीं किया है, और हमें इसका रिस्पॉन्स 7 डेज के अंदर देना पड़ता है। ये सारा हम QRMP में वापस पढ़ेंगे वैसे। और जिसने ऑप्ट किया है QRMP बट उसने फाइल नहीं की है IFF, और ये उसने QRMP में ऑप्ट तो किया बट उसने फाइलिंग नहीं की इसकी, ये सारे डिपार्ट है या क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ये पार्ट 3 ये रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है कि बैंक डिटेल्स भरने होते हैं और इसे हमें फाइल करना होता है। कैन बी फाइल्ड विदिन 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ ये, या फिर और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, इसके अर्लियर में हमें इसे फाइल करना पड़ता है। और जो ये रिलैक्सेशन है ये हमें TDS डिडक्टर को मिलती है, TCS कलेक्टर को मिलती है, या फिर जो सुओ मोटो वॉलेंट्री रजिस्टर कहते हैं उनको मिलती है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर मान लो हमें 27/3/24 को मिला है तो हमें उसके 30 दिन हम यहाँ से देखें तो हमारे 30 दिन बन रहे हैं 26 अप्रैल, और ड्यू डेट ऑफ GSTR है 20 अप्रैल। तो इनका अर्लियर, हम इसका अर्लियर लेंगे तो अर्लियर इसका ये है, हमें 20 अप्रैल 2024 तक पार्ट B को फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं QRMP स्कीम। QRMP स्कीम का मतलब होता है रिटर्न हम क्वार्टरली कर रहे हैं, बट जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हम मंथली ही कर रहे हैं। जो हम गवर्नमेंट पे टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारा मंथली हो रहा है, हम बस रिटर्न अपनी क्वार्टरली भर रहे हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है लेस देन या फिर इक्वल्स टू 5 करोड़। इसकी लिमिट है 5 करोड़, 5 करोड़ या फिर इक्वल्स टू या फिर लेस देन वाले इन्हीं को ही फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। जिसकी अगर 5 करोड़ से ऊपर है, कोई अगर 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, मोर है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर QRMP। उसके बाद जो QRMP होती है वो पैन बेस्ड होती है, अच्छा नहीं, वो लोकेशन बेस्ड होती है। QRMP लोकेशन बेस्ड होती है, चाहे इनका सेम पैन हो। अगर एक पर्सन है वो मुंबई में है, वो दिल्ली में है उसकी एक ब्रांच, उसने और उसकी एक ब्रांच बेंगलुरु में है, तो इन तीनों ब्रांच में से वो सिर्फ QRMP ऑप्ट कर रहा है दिल्ली में और मुंबई में, बेंगलुरु में वो ऑप्ट नहीं कर रहा। तो ये ऐसा नहीं है जैसा हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा था। कंपोजिशन स्कीम में हम पढ़ते हैं कि हमें पैन बेस्ड होता है कंपोजिशन में। अगर हमने मुंबई के लिए हमने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी तो हमें ये कंपोजिशन स्कीम दिल्ली के लिए और बेंगलुरु के लिए भी ऑप्ट करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लिए ऑप्ट कर लें, बट QRMP में हम ऐसा कर सकते हैं। QRMP में हम लोकेशन बेस्ड, हम मुंबई का हम क्वार्टरली कर रहे हैं, दिल्ली का क्वार्टरली कर रहे हैं, और हम बेंगलुरु का मंथली कर रहे हैं, मतलब जैसा होता है सिर्फ मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट वैसा ही होता है। तो ये लोकेशन बेस्ड है। ये कंपोजिशन स्कीम जो पैन बेस्ड है उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, ये लिख रखा है उसकी तरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद